नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखें कि YouTube पर यदि मुझे आप सर्च करोगे तो आदित्य टेक्निकल क्लासेस के नाम से मुझे सर्च करोगे। दोस्तों, मैंने जो बैच चलाया है UPPCL प्लस टेक्निकल हेल्पर के लिए ये बैच चलाया है और टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है वो आज ही एक नोटिफिकेशन आया है। 9000 पद बम्पर भर्ती बहुत आपके सामने आने वाली है। उसकी भी सूचना मैं आपको विद डिटेल के साथ में दे दूंगा कि वेबसाइट पर इन्होंने डाल दिया है कि 9000 भर्तियां बहुत जल्दी आपकी आने वाली हैं। तो समय आपका जो है, आप बार बार में कह रहे हो कि गुरुजी ये भर्ती कब आ रही है, ये भर्ती कब आ रही है। आज हमें 2 साल हो गए इस भर्ती को वेट करते करते, लेकिन दोस्तों कल ही नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है क्योंकि सरकार, राजस्थान की जो सरकार है वो क्लियर हो गई है और अशोक गहलोत आपको पता है कि भर्ती बहुत जल्दी कराता है। तो इसलिए दोस्तों आपकी टेक्निकल हेल्पर बहुत ही जल्दी आने वाली है, इसलिए समय बहुत सही है। अभी से तैयारी करने लग जाओ। और आज मैं आपके लिए जो क्लास लेके आया हूं वो लेसन है अल्टरनेटर। अरे लेसन का नाम है अल्टरनेटर। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस अल्टरनेटर के परिचय की बात करेंगे। दोस्तों अरे मैंने कहा इसे अल्टरनेटर के बारे में बात कर रहे हैं तो अल्टरनेटर को आप बोलोगे दोस्तों प्रत्यावर्तक। निमी भाषा में हम बोलेंगे प्रत्यावर्तक। अब ये हमारा प्रत्यावर्तक है, ये है क्या साहब? आप करोगे कि यांत्रिक ऊर्जा को, इसकी छोटी सी परिभाषा लगाओगे कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में और एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही क्या नाम देंगे? अल्टरनेटर। अरे क्या नाम देंगे? अल्टरनेटर, या इसी को ही बोल देंगे एसी जनरेटर। अरे क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर। अरे दोस्तों मैंने कहा, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि मुझे अल्टरनेटर का परिचय बताओ साहब, इसकी परिभाषा बताओ, अल्टरनेटर की परिभाषा क्या होगी। तो दोस्तों आओ बात करते हैं। अल्टरनेटर को निमी भाषा में बोला प्रत्यावर्तक। आपने कहा यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को एसी प्रकार की वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को क्या बोलूंगा? अल्टरनेटर, और इसी को बोल दूंगा एसी जनरेटर। अब बात की जाती है दोस्तों कि टॉपिक आता है मेरा अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं। अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं मैंने हेडिंग लगा दिया अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताएं। दोस्तों कि एक अल्टरनेटर के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से आपने डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता पढ़ी, उसी प्रकार से डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता पढ़ी, उसी प्रकार से इसे अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकताओं की बात कर रहा है। तो डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता 4 थी, आपकी डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता 4 थी, उसी प्रकार से इसे अल्टरनेटर की भी मौलिक आवश्यकता कितनी होंगी? 4। सबसे पहले आपने कहा एक यांत्रिक ऊर्जा, मेरी पहली जो मौलिक आवश्यकता होगी वो होगी यांत्रिक ऊर्जा। नंबर दूसरे में आपने कहा, उसके बाद में नाम दिया रोटर। अरे दूसरी मौलिक आवश्यकता होगी रोटर। नंबर तीसरे में नाम दिया आपने चुंबकीय क्षेत्र। अरे क्या नाम दिया है? एक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। और नंबर 4 में आपने कहा स्लिप रिंग। अरे क्या नाम दिया? स्लिप रिंग प्लस की कार्बन की ब्रश। अरे क्या नाम देंगे? स्लिप रिंग प्लस की कार्बन की ब्रश। तो अल्टरनेटर की निम्न में से मौलिक आवश्यकता है। नंबर 1 यांत्रिक ऊर्जा, नंबर दूसरा रोटर, नंबर तीसरा चुंबकीय क्षेत्र, नंबर 4 स्लिप रिंग प्लस की कार्बन की ब्रश। अब इस क्वेश्चन को यदि मैं उल्टा कर दूं, वो आपसे कहे कि निम्न में से अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता नहीं है। अरे ये तो हमारे सामने है, जबकि नहीं है तो क्या नहीं होगी साहब? आपने कहा यांत्रिक ऊर्जा होती है जबकि वैद्युतिक ऊर्जा नहीं होती। दोस्तों अरे यांत्रिक ऊर्जा होती है जबकि वैद्युतिक ऊर्जा नहीं होती। आपने कहा रोटर होता है जबकि आर्मेचर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने कहा एसी मशीन के घूर्णन गति करने वाले भाग को बोलते हैं रोटर। अरे क्या बोलते हैं? रोटर। जबकि डीसी मशीन के घूर्णन गति करने वाले भाग को बोलेंगे आर्मेचर। अरे चुंबकीय क्षेत्र यहां भी रहेगा साहब। आपने कहा स्लिप रिंग, तो यहां लगा होता है कम्यूटेटर। अरे कौन लगा होता है?
कम्यूटेटर, क्योंकि डीसी मशीन में कम्यूटेटर और आपकी एसी मशीन में कौन लगी होती है, हमारी स्लिप रिंग लगी होती है। तो निम्न में से जो मौलिक आवश्यकता नहीं है वो कौन कौन नहीं होंगी, वैद्युतिक ऊर्जा, आर्मेचर और ये आपका कौन नहीं होगा, कम्यूटेटर दोस्तों नहीं होगा। तो ये थी आपकी अल्टरनेटर की मौलिक आवश्यकता। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी मौलिक आवश्यकता नहीं होती कौन कौन सी, नंबर 1 वैद्युतिक ऊर्जा, नंबर 2 आर्मेचर और नंबर 3 कम्यूटेटर। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटर का सिद्धांत हमारा, कि जो अल्टरनेटर है हमारा, ये अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर हमारा कार्य करता है। अब जिस प्रकार से आपका डीसी जनरेटर कार्य कर रहा था उसी प्रकार से हमारा कार्य करता है एक अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर के सिद्धांत की बात करोगे कि अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरे दोस्तों, मैंने कहा कि अल्टरनेटर मेरा किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो अल्टरनेटर मेरा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसी सिद्धांत पर हमारा डीसी जनरेटर भी कार्य करता है। दोस्तों, हमारा कौन काम करता है, डीसी जनरेटर कार्य करता है। साहब आ जाओ, साहब टॉपिक लगाओ। अगला टॉपिक हम लगाएंगे अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे टॉपिक लगाएंगे दोस्तों हम अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण। चलो साहब दोस्तों, मैंने लिखा यहां पर एक अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण, अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण। और अल्टरनेटर का जो ईएमएफ समीकरण है ये किन किन कारकों पर और किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कि जो मेरा अल्टरनेटर है ये है अल्टरनेटर किन किन कारकों पर या किन किन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये रहेगा मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी आपके, चाहे आपसे डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण की बात करें, चाहे डीसी मोटर का बैक ईएमएफ समीकरण की बात करें, चाहे अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की बात कर रहा है, चाहे आपसे ट्रांसफार्मर के ईएमएफ समीकरण की बात कर रहा है, तो ये जो मैंने नाम लिए हैं इनमें से आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो हमेशा पुटअप होते हैं। तो उसी प्रकार से आपको याद रखना है अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेटर का जो ईएमएफ समीकरण है ये निर्भर करेगा दोस्तों एक अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर। ये निर्भर करेगा मेरा दोस्तों अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, और अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स को हम व्यक्त कर देंगे फाई एम से। कैसे व्यक्त कर देंगे, फाई एम से मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स रहेगा मेरा। नंबर दूसरे में कहा यह निर्भर करेगा उसके एक आवृत्ति पर। अरे किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति, और आवृत्ति का मतलब कौन होगी, एफ। आपने कहा सबसे, उसके बाद में रोटर की घूर्णन गति, और रोटर की घूर्णन गति पर, और रोटर की घूर्णन गति को हम लिखेंगे कैसे, एन से। नंबर 4 में कहा आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अरे दोस्तों, आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, मैंने क्या कहा कि जब इस प्रकार का कोई वर्ड आ जाए तो उसको 2-3 बार बोल लो दोस्तों आप। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कौन सा फैक्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को के डी से हम व्यक्त करेंगे। अरे कैसे व्यक्त करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को के डी से व्यक्त करेंगे। आपने कहा पिच फैक्टर पर, अरे किस पर निर्भर करेगा, पिच फैक्टर पर, और इस पिच फैक्टर को केपी से हम व्यक्त करेंगे। किस कैसे व्यक्त करेंगे, केपी से व्यक्त करेंगे। तो आपने कहा कि जो हमारा अल्टरनेटर है ये अल्टरनेटर हमारे किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो आपने कहा अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, नंबर दूसरा उसकी आवृत्ति पर, नंबर तीसरा रोटर की घूर्णन गति पर, नंबर चौथा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पर, और नंबर 5वां पिच फैक्टर पर। अब आओ दोस्तों, आपने कहा मैं ईएमएफ समीकरण की बात कर रहा हूं, तो ईएमएफ समीकरण का मतलब ई, और ई बराबर के 4.44 गुणा के फाई एम गुणा के एफ गुणा के एन गुणा के डी गुणा के पी। अरे यदि मुझसे अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की बात कर रहा है तो मैं यहां समीकरण लिख दूंगा दोस्तों आपके सामने, ई बराबर के 4.44 गुणा के फाई एम गुणा के एफ गुणा के एन गुणा के डी गुणा के पी, और इसका मान जो है
वो मान निकल के दोस्तों आएगा वोल्ट में। अरे किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। यहां पर ई एक विद्युत वाहक बल है। 4.44 मान कहां से आए इसका ही बात करेंगे अभी हम। φm आपका अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स है, f आपकी आवृत्ति है, n आपकी रोटर की घूर्णन गति है, जिसका मान आपको आरपीएम में मिलेगा। सब किस में मिलेगा? आरपीएम में। kd डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है और kp हमारा पिच फैक्टर है। अब आप कहोगे कि 4.44 मान कहां से आया दोस्तों? तो ये 4.44 मान कहां से आया? हमारे पास में होता है फार्म फैक्टर। अरे कौन होता है? फार्म फैक्टर। और ये फार्म फैक्टर आप कहोगे आरएमएस मान बटेगे एक औसत मान, एक एवरेज वैल्यू। अरे आरएमएस मान एक प्रभावी मान होता है, औसत मान आपके एक एवरेज वैल्यू होती है। इन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? फार्म फैक्टर। इसका मान होता है 1.11। कितना होता है? 1.11। कैसे आता है? आरएमएस मान की वैल्यू होती है दोस्तों 0.707, औसत मान की वैल्यू होती है 0.637। जब इसमें भाग दूंगा तो भाग निकल के कितना आएगा? 1.11। क्लियर हुई कहानी यहां तक? उसके बाद में आप आगे चलते हो कि मुझे तो ये बताओ ये 4.44 कहां से आया? तो मैंने क्या कहा? फार्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11। ये क्लियर हो गई कि फार्म फैक्टर का मान कहां से आया है। अब आप बात करो कि जब आपने एक साइकिल बनाई थी दोस्तों, एक साइकिल एक वक्र बनाया था, तो आपने कोण बनाए थे। मैंने कहा समकोण में 90 डिग्री होता है, दूसरा समकोण 180 डिग्री, तीसरा समकोण 270 और चौथा समकोण 360 डिग्री। तो एक वक्र जो है वो कितने कोण के बराबर होता है? वो 360 के होता है। या एक साइकिल जो है वो किसके बराबर होती है? वो 360 की होती है साहब, मैंने कहा था। तो एक वक्र में कितने कोण है? 1 2 3 और 4। तो 1.11 को किससे गुणा करूंगा? 4 से। निकल के कितने आ जाएगा? 4.44 आ जाएगा दोस्तों। कहां से आ जाएगा? 4.44 आ जाएगा। आज तक आपको किसी ने ये चीज नहीं बताई होगी, तो आपके सामने है कि 4.44 मान है, कहां से आया। अब दोस्तों कई बार मैं आपको देखें और चीज भी समझाता हूं कि ये तो यदि आपसे एक साइकिल की बात की है। अब कई बार हमसे हाफ साइकिल में और हाफ साइकिल में ईएमएफ समीकरण पूछ लेता है, और हाफ साइकिल में आपसे अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण पूछ ले, तो लिखोगे E बराबर के 2.22। अरे क्या कर देंगे? 2.22। बाकी की सेम फोटोकॉपी कर दो। φm गुणा के f गुणा के n गुणा के kd गुणा के kp। अरे कहानी समझ में दोस्तों आ गई होगी, क्योंकि हाफ साइकिल और हाफ साइकिल में कितने कोण आएंगे? मतलब हाफ साइकिल का मतलब है एक साइकिल में तो आपके कंप्लीट यहां तक आपके 360 थे, यहां पर 270 उल्टा लेके चल रहा हूं 180 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो एक साइकिल में कितने कोण है? 4। हाफ साइकिल का मतलब आधी साइकिल, और आधी साइकिल में कितने कोण होंगे? 2। अरे कितने होंगे? 2। और एक पॉइंट जो 11 आया था उसको किससे गुणा करोगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? 2.22। कहानी क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका अल्टरनेटर का एक ईएमएफ समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी पर ही पूछ लेता है आपसे न्यूमेरिकल सवाल। अरे दोस्तों क्या पूछ लेता है? न्यूमेरिकल सवाल। उसमें मान देगा, मान में भी केडी और केपी का मान कभी भी नहीं देगा वो, क्योंकि केडी और केपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एवं पिच फैक्टर का मान अधिकतम इकाई होता है। कितना होता है? इकाई होता है, यूनिटी होता है दोस्तों। कितना होता है? यूनिटी होता है। तो ये था आपका अल्टरनेटर का एक ईएमएफ समीकरण। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लगातार मेरी वीडियो को, कंप्लीट वीडियो को देखना चाहते हो तो मेरी खुद की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट कोर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरी कंप्लीट 10,000 क्वेश्चन की बुक तैयार हो दोस्तों, हो चुकी है। आरबीडी पब्लिकेशन ने मेरी 7 डे के नाम से एक बुक निकाल चुकी है। मैंने आपके लिए टेस्ट सीरीज लेसन वाइज तैयार कर दी है। ये सारी चीजें आपके लिए टेक्निकल हेल्पर के लिए मैंने परोसी हैं। अब लेकिन खाना आपको पड़ेगा, मतलब तैयारी तो आपको ही करनी पड़ेगी, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज आपको देनी पड़ेगी। तो तैयारी एक जज के कर लो। 3 महीने 4 महीने का खेल है बस केवल। अब बहुत से बच्चे इस इंतजार में बैठे हैं कि गुरुजी जब भर्ती ऑनलाइन हो जाएगी तभी हम तैयारी करेंगे। अरे नहीं दोस्तों, आपको 2018 उठाओ, 2018 के बाद में 2013 में जाओ, आप 2011 में जाओ। टेक्निकल हेल्पर ने तो कभी भी समय ही नहीं दिया, मतलब 20 दिन और 25 दिन के अंदर भर्ती ऑनलाइन हुई और एग्जाम ले लेती है। और एग्जाम जिस दिन भर्ती ऑनलाइन होती है आप फिर उसके बाद में डेट डाल दी, आप कहो गुरुजी कोर्स को जल्दी कराओ।
नहीं दोस्तों, अरे आपको यदि पहले सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी अभी से ही करनी पड़ेगी। एक बार सिलेबस किया, 2 बार सिलेबस किया, 3 बार सिलेबस किया, उसके बाद में इसके पेपर हमने उठाएंगे, पेपरों को हल करेंगे तो एक रणनीति के तहत हमें सिलेक्शन ले पाएंगे। जनरल टॉप की सोचेंगे तब हम फाइट कर पाएंगे दोस्तों। तो मेरी तो दोस्तों मेहनत कर रहा हूं लगातार, सारी चीजें चल रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, खूब एडमिशन्स भी हो रहे हैं। तो मुझे एडमिशनों से मतलब नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा मुझसे पढ़कर सिलेक्शन आप लोगों का हो जाए। मैंने तो फीस केवल 1000 रुपये जो रजिस्ट्रेशन फीस रखी है उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो 1000 रुपये से यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते रहो, बने रहो लगातार लक्ष्मण शर्मा के साथ में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।